हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। वेरी गुड आफ्टरनून। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमने पेपर वन का क्लास कर लिया है। पेपर वन पीवाईक्यू सेशन हमारा हो गया है। तो ये आपका पेपर नंबर 2 का क्लास है, कॉमर्स का पीवाईक्यू, जो 7 जैन को हुआ था 2025 में। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं पेपर नंबर 2 कॉमर्स पीवाईक्यू 2025। ठीक है, एंड माय नेम इज निधि साइनी। मैं आपको पेपर वन के साथ साथ टू की भी पढ़ाई कराती हूँ। पेपर नंबर 2 हमारा कॉमर्स है एंड पेपर वन तो सभी का जनरल एंड कॉमन पेपर है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि 51 नंबर है। 51 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बारे में। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जो है ये कब हुआ था? 1944 में जो हुआ था। ये क्या मतलब, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस? का रिजल्ट क्या था? दैट इज आईएमएफ इसका करेक्ट आंसर होगा। वो कैसे, ये देखो। एट ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जो 1944 में हुआ था, उसका मेन रिजल्ट था कि हम क्रिएट कर सके आईएमएफ, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, डब्ल्यूटीओ जो है ये आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फुल फॉर्म। ये आया था 1995 में और यहाँ पे किसका पूछा गया? 1944। तो इससे भी आप इसको इग्नोर मार सकते थे। ये आपका 1995 का हो गया। ठीक है, ये आपका 1944 का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे। ये आपका डब्ल्यूटीओ का कंप्लीट कर लेते हैं। डब्ल्यूटीओ आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ये आपका इंटरनेशनल ट्रेड और जो ट्रेड हम करते हैं वो स्मूथ तरीके से, सही तरीके से अक्रॉस द नेशन हो सके, उसका ध्यान रखता है। वर्ल्ड ट्रेड ही नाम है इसका, है ना। तो याद रखेंगे इसका ईयर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और इसका मेन पर्पस क्या है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये स्टैब्लिश हुआ था 1944 में, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। ये इसका मेन पर्पस है। देखो, मॉनेटरी ना तो ये मनी से रिलेटेड होगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, फाइनेंशियल ट्रेड की बात कर रहा है। ठीक है, कंट्री को हेल्प करना जब वो इकोनॉमिक क्राइसिस में रहते हैं, मॉनेटरी हेल्प प्रोवाइड करना। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आपका 1944। ठीक है, IBRD दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये भी आपका 1944 का ही है, बट ये आपका रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की बात करता है। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है और ये लोन प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है मिडिल इनकम और क्रेडिट वर्थ लो इनकम पर्सन को, कंट्री को, सॉरी लो इनकम, जो लो इनकम कंट्रीज है उनको लोन प्रोवाइड करना, उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का काम है, 1944 में आया है। ठीक है, एडीबी की बात करें तो एडीबी आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है जो 1966 में आया। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में, इसका हेडक्वार्टर है मांडिया, फिलीपींस। ये भी आपको इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में हेल्प प्रोवाइड करता है, पैसिफिक रीजन लोन प्रोवाइड करके, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करके। तो जिसकी वजह से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आईएमएफ वुड ब्रेटन ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। हम इसका भी क्या याद कर लेंगे? ईयर याद कर लेंगे, इसका फुल फॉर्म सबका याद कर लेंगे। फुल फॉर्म के साथ साथ इसका मेन पर्पस क्या है, एम क्या है, सबको वो याद कर लेंगे। ये पीडीएफ भी ये वाली पीडीएफ आपको दे दी जाएगी आपको याद करने के लिए, रिविजन करने के लिए एग्जाम से पहले, सो दैट अगर कुछ इससे मिलता जुलता आए तो आप आंसर मार्क कर सके। नाउ अब ये देखो, अगेन आपका ईयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ठीक है, डब्ल्यूटीओ अभी पढ़े हम लोग 19 क्या है डब्ल्यूटीओ का? 1995। ठीक है, तो डब्ल्यूटीओ 1995, बी का 4 एक यहाँ पे है, दैट मीन्स ये करेक्ट आंसर होगा। यूएनसीटीएडी कब का है? 1964। नाफ्ता, NAFTA, नाफ्ता है ना, नाफ्ता है आपका 1994 एंड एशियन है आपका 1967। तो करेक्ट आंसर होगा सेकेंड वाला। ठीक है, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म और विथ इसका पर्पस क्या है वो भी आपको दिया गया है। UNCTAD that is United Nation Conference on Trade and Development, इसका फुल फॉर्म हो गया। ये आपका 1964 का स्टैब्लिशमेंट है। इसका मेन एम है प्रमोट करना एंड डेवलप करना एक फ्रेंडली इंटीग्रेशन डेवलपिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, WTO दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में स्टैब्लिशमेंट हुआ है।
इंटरनेशनल ट्रेड एंड रिजॉल्व करना ट्रेड डिस्प्यूट इनका मेन मकसद है। नाफ्ता दैट इज नेशनल नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट 1994 में आया है। ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करना, फ्री लिखा है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, तो जो भी ट्रेड से रिलेटेड बैरियर्स है उस बैरियर्स को रिमूव करना। यूएसए, कनाडा, मैक्सिको इनके ट्रेड पार्टनर्स हो गए, ठीक है। एशियन हो गया आपका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये 1967 में इसका एस्टैब्लिशमेंट है। पॉलिटिकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन साउथ ईस्ट, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा, सेकेंड नंबर, ठीक है। नाउ थर्ड नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉनेटरी मेजर, इसमें से कौन सा ऑप्शन मॉनेटरी मेजर से रिलेटेड नहीं है। फॉर करेक्टिंग डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपने पढ़ा है, इसमें जब डिसइक्विलिब्रियम का स्टेज आ जाए, मान लो, ठीक है, डिसइक्विलिब्रियम का स्टेज आ जाए, तो इसको करेक्ट करने के लिए इसमें से कौन सा मॉनेटरी, मतलब कौन सा ऑप्शन विच इज नॉट अ मॉनेटरी मेजर ऑप्शन, कौन सा नहीं होगा मॉनेटरी से कनेक्टेड, 53 नंबर। तो अगर हम देखें तो डिसइक्विलिब्रियम मतलब क्या होगा, इक्विलिब्रियम मतलब पहले क्या होता है, इक्विलिब्रियम मतलब होगा जहां पर इंपोर्ट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट। अगर हम बात करें इंपोर्ट हमारा ज्यादा हो जाता है तो ये भी अच्छा नहीं है, ठीक है, लेकिन एक्सपोर्ट अगर हम ज्यादा से ज्यादा सेल करते हैं तो ये अच्छा है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया मॉनेटरी मेजर किससे कनेक्टेड नहीं है, तो मॉनेटरी मॉनेटरी ये तो आएगा, डीवैल्यूएशन भी आपका मनी से ही कनेक्टेड है, एक्सचेंज कंट्रोल भी मनी से ही कनेक्टेड है। करेक्ट आंसर होगा फोर्थ वाला, अबोलिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, जो बेसिकली आपका किससे कनेक्टेड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से। हम बोले अगर इसको बैलेंस ऑफ ट्रेड यहाँ लिख दे तो ये बैलेंस ऑफ ट्रेड से ज्यादा कनेक्टेड है, बैलेंस ऑफ पेमेंट से नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है नॉट अ मॉनेटरी मेजर, मतलब इसमें से कौन सा मॉनेटरी मेजर नहीं है बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिसइक्विलिब्रियम वाला कंडीशन को ठीक करने के लिए। तो अगर हम मनी कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो ये तो आपका मनी से ही रिलेटेड है, जो कि आपका कॉन्ट्रैक्शन, मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन की बात की गई है। तो जब हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, ठीक है, इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ जाती है, तब इसको कम करने के लिए और डिसइक्विलिब्रियम वाला सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए हम मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन को यूज कर सकते हैं, मनी को सप्लाई कम करने। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या हुआ, कम, तो मनी का सप्लाई को कम करके हम मॉनेटरी डिसइक्विलिब्रियम, मतलब डिसइक्विलिब्रियम का जो कंडीशन है बीओपी में, उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन का मतलब होता है, ये भी आपका एक मॉनेटरी मेजर ही है, जिसमें आप ये देखोगे कि द वैल्यू ऑफ कंट्री करेंसी इन रिलेशन टू अदर, एक्सपोर्ट को चीप करना, इंपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंसिव रखना, करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करके रखना डिवैल्यूएशन का भी काम है। एक्सचेंज कंट्रोल, ये भी आपका मॉनेटरी मेजर से रिलेटेड है, जहां पर हम बाइंग एंड सेलिंग अगर हम फॉरेन कंट्रीज के साथ कर रहे हैं फॉरेन करेंसी में, तो एक्सचेंज कंट्रोल के हेल्प से हम डिसइक्विलिब्रियम का सिचुएशन को रेक्टिफाई एंड करेक्ट कर सकते हैं। अब एबोलिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी की बात करें तो ये मॉनेटरी मेजर में नहीं आएगा, ये एक फिजिकल मेजर में आएगा, जिसमें हम गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसी रिलेटेड टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट से बात कर रहे हैं, ये मॉनेटरी में नहीं आएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा एबोलिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, जो कि एक फिजिकल मेजर है, मॉनेटरी मेजर नहीं है। आपने पढ़ा है ना अपना यूनिट नंबर 1 में ही, फिजिकल हो गया, मॉनेटरी हो गया, फिजिकल को कौन देखता है, गवर्नमेंट, एंड मॉनेटरी को कौन देखता है, आरबीआई, दैट इज सेंट्रल बैंक, है ना। यहाँ पर हम टैक्स से रिलेटेड बातें करते हैं और यहाँ पर हम मॉनेटरी से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड बात करते हैं, ठीक है। अब हम 54 में आ जाते हैं। 54 क्वेश्चन क्या लिखा है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है। ये कौन सा से क्वेश्चन है आपका, कौन सा यूनिट से, ये आपका इनकम टैक्स से क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, असेसमेंट ईयर, एक होता है ना आपका प्रीवियस ईयर और एक होता है असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर जिसमें हम क्या करते हैं, इनकम अर्न करते हैं, क्या करते हैं, इनकम अर्न करते हैं, एंड जिस ईयर में हमारा इनकम पे टैक्स लगता है, टैक्स होता है, ठीक है, वो आपका हो जाता है असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, ठीक है। तो हमारा प्रीवियस ईयर तो 12 से कम भी चलेगा ना, क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने अपना बिजनेस सितंबर में स्टार्ट किया है और मेरा एंड फिर भी मार्च में ही होगा, तो वो 12 से तो कम हुआ। लेकिन असेसमेंट ईयर की बात करें, दैट इज अ 12 मंथ कमेंसिंग फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है देखो, एंड असेसमेंट ईयर का मतलब होता है 12 महीना, ठीक है, जो कि फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल से स्टार्ट होता है हर एक साल का।
तो ये जो असेसमेंट ईयर है 12 मंथ का स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंडिंग और 31 मार्च, ये लाइन आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 का है और ये मैंने अपने डिटेल क्लास में भी आपको बताया है। तो आपका कभी भी प्रीवियस ईयर 12 मंथ से कम हो सकता है, बट असेसमेंट ईयर हमेशा 12 मंथ का ही होता है, जिसकी वजह से ये आपका सही हो गया। तो ये गलत हो गया क्योंकि इसमें ए ऑप्शन है ही नहीं, ये भी गलत हो गया क्योंकि ए ऑप्शन नहीं है। अब एक चीज आपको देखना होगा, इसमें सारे ऑप्शन देखना होगा क्योंकि बी भी है, सी भी है, डी भी है और ई भी है। चलो सेकंड देखते हैं। राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम, टोटल इनकम का राउंड ऑफ मैंने बताया है ना कि अगर मान लो आपका इनकम टैक्स करके 8 अगर आ रहा है 0 एंड 3, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं। तो इसका भी एक सेक्शन है राउंड ऑफ टोटल इनकम जो डिफाइन किया गया है 288 बी में है क्या 1961 का। तो देख लो राउंड ऑफ टोटल इनकम की बात करें तो 288 बी ऐसे स्टेटमेंट में दिया है, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम ये एक्चुअली 288 ए का है। इसका है ये 288 बी नहीं, यहाँ पर 288 ए होना चाहिए था, तब ये सही हो जाता, ठीक है। ये जो बी की अगर हम बात करें तो बी आपका पेनाल्टी से रिलेटेड है, मतलब आपने कभी इनकम टैक्स फाइलिंग की तो सही अमाउंट नहीं दिया या कुछ भी ऐसा कुछ एक्स वाई जी रीजन, तो पेनाल्टी की अगर हम बात करें तो ये आपका 288 बी में आता है। ए हमेशा आपका राउंड ऑफ में आएगा, याद रखना। देखो यहाँ पर वही लिखा है ना कि आपका राउंडिंग ऑफ टैक्स इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 288, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन दिया था, बी भी दिया था और ए भी दिया था, तो जो पढ़ा होगा तो उसको तो पता होगा कि हाँ हम राउंडिंग ऑफ की जब भी बात करें तो राउंडिंग ऑफ जो है आपका 288 ए में आता है। दैट मीन्स आपका सी आंसर सही होगा। सी किस पे है, इसमें है, मतलब आपका एक मिनट सी, लेकिन बी तो गलत है ना, हाँ बी तो गलत है, ठीक है। कितना नंबर है 54, ठीक है। अभी हम सी को तो देख लिए, लेकिन सी को होल्ड रखते हैं क्योंकि ऑप्शंस हमारा मैच नहीं खा रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस के हिसाब से अगर आपका बी गलत है तो आंसर आपका होना चाहिए 54 का 2, आंसर 54 का 2 होगा, ठीक है, 2 ही होगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम जाए तब, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। राउंडिंग ऑफ टैक्स इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 288 ए ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, 288 ए डील करता है राउंडिंग ऑफ टोटल टैक्स पेबल। नेक्स्ट आपका क्या है, असेसी इज ऑलवेज अ पर्सन, सही है ना, हम किसी पर्सन का इनकम को ही टैक्स करते हैं ना, तो जो एसएससी होता है जिसपे असेसमेंट किया जाता है, जिसके इनकम पे असेसमेंट किया जाता है, वो एक पर्सन ही होता है, बट अ पर्सन मे और मे नॉट बी एसएससी, सही है। अब देखो ये एक पर्सन है, ये भी एक पर्सन है, ये अंडर 18 है, ये अबव 18 है, दोनों पर्सन तो है, ये भी पर्सन है और ये भी पर्सन है, दोनों पर्सन तो है, लेकिन इसके इनकम पर टैक्स नहीं लगता है, इनके इनकम पर टैक्स लगता है। तो ये एसएससी हुआ, तो एसएससी इज अ पर्सन बट अ पर्सन मे नॉट बी एसएससी, है ना, तो पर्सन मे और मे नॉट बी एसएससी, दैट मींस डी तो सही होगा। अ पर्सन मे नॉट हैव असेसेबल इनकम बट स्टिल बी एन एसएस, ठीक है, तो ई भी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन, एसएससी इज ऑलवेज अ पर्सन बट अ पर्सन मे और मे नॉट बी एसएससी, है ना, ट्रू। जैसे कि एक एसएससी एक पर्सन हो सकता है, इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी ऐसे हो सकते हैं जो टैक्स पे करने के लिए लायबल है, बट एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है सब्जेक्ट टू असेसमेंट, बट उसके ऊपर हम असेस नहीं करते हैं क्योंकि हो सकता है वो टैक्स पे करने के लायबल नहीं हो, क्योंकि वो इनकम उसका नहीं हो या फिर वो उतना अर्न नहीं करता हो। ई नंबर देखेंगे, अ पर्सन मे नॉट हैव असेसेबल इनकम बट स्टिल मे बी असेस, अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसका टैक्सेबल इनकम नहीं बनता है बट स्टिल उसका हम लोग एसेस कर सकते हैं इन केस ऑफ फाइलिंग रिटर्न। हम जैसे कि देखो बहुत कोई है जिसका सैलरी उतना नहीं है बट स्टिल वो आईटीआर फाइलिंग करते हैं, ऐसे ही है ना, ऐसे ही करते हैं, ये अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने के लिए, ये शो करने के लिए हाँ कि हमारा सैलरी उतना नहीं है बट वी आर डूइंग आईटीआर फाइलिंग। तो इवन इफ अ पर्सन इज नॉट टैक्सेबल, इसके इनकम पर टैक्स नहीं लग रही है बट स्टिल ये इट कैन बी मे बी एन एसेस, ठीक है, फॉर इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए टैक्स अथॉरिटी को फाइल सबमिट कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका ए, डी और ई सही आंसर हो जाएगा। नाउ 55 नंबर में पूछा गया है आपसे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। आपने पढ़ा होगा बैंकिंग में बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3, तो ये क्वेश्चन उसी से है, ठीक है, बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में पूछा गया है।
जो एक पब्लिक सेक्टर बैंक को रखने का है, जो सेट किया गया है आरबीआई की तरफ से, ठीक है। कैपिटल एडिकेसी रेशियो कितना होना चाहिए एक पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए, जो कि सेटअप किया गया है आरबीआई की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेंगे हम लोग ऑप्शंस। जो बेसल नॉर्म 2 है, 3 है, ठीक है, सॉरी, बेसल 3 नॉर्म्स स्टिपुलेटेड कैपिटल रिस्क जो है वो 8% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 8%, ठीक है। हाउएवर, एज पर आरबीआई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग इंडियन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को कैपिटल एडिकेसी 9% मेंटेन करना है, ठीक है। कितना? ये आपका शेड्यूल बैंक की बात की जा रही है, कमर्शियल बैंक एंड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की बात की जा रही है। कैपिटल एडिकेसी रेशियो 9%। वेयर अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, तो उसका कितना होना चाहिए? 12%, ठीक है। कितना होना चाहिए? 12%। कितना होगा? 12%, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर हम आंसर मार्क करेंगे, दैट इज 12%, ठीक है। ये किसके लिए? पब्लिक सेक्टर बैंक। वेयर एज कमर्शियल बैंक का अगर नेक्स्ट टाइम से पूछे, कमर्शियल बैंक का शेड्यूल कमर्शियल बैंक, दैट इज 9%, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो समरी पेज में बेसल 3 ग्लोबली आपका 8% है, बट आरबीआई के हिसाब से शेड्यूल कमर्शियल बैंक को 9% मेंटेन करना है। आरबीआई के हिसाब से पब्लिक सेक्टर बैंक को 12% कैपिटल एडिकेसी रेशियो मेंटेन करके रखने का है, ठीक है। 56 नंबर, एक पढ़ा होगा आपने, यूनिलेटरल टैक्स रिलीफ, और एक होता है आपका बायलेटरल। बायलेटरल, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना आपका, डबल टैक्सेशन से आया हुआ है। किससे? डबल टैक्सेशन से, ठीक है। अब इनकम टैक्स 1961 के अकॉर्डिंग यूनिलेटरल टैक्स रिलीफ का क्या सेक्शन है, आपको ये बताने का था। तो देखो, यूनिलेटरल और बायलेटरल, तो देखो क्या है ना कि रिलीफ फ्रॉम डबल टैक्सेशन, शॉर्ट ओवरव्यू, यूनिलेटरल सेक्शन 91 है और बायलेटरल 90 है। तो आपको ऐसे याद रखना होगा, दिस इज 91 एंड बायलेटरल 90, वही लिखा है ना, बायलेटरल 90 एंड यूनिलेटरल 91, तो इसका 91 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। यूनिलेटरल सेक्शन 91 ये कहता है, डबल टैक्सेशन का मतलब क्या होता है? अगर कोई पर्सन फॉरेन से भी अर्न कर रहा है और इंडिया से भी अर्न कर रहा है, तो क्या उसको दोनों जगह टैक्स पे करने का है? ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए 90 सेक्शन और 91 सेक्शन लगाया गया, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, ठीक है, कि हम इसको डीटीएए को अवॉइड करने के लिए जो भी इंडियन एंड फॉरेन कंट्री में वर्क करते हैं, इंडिया ऑफर रिलीफ बाय अलाउइंग अ टैक्स क्रेडिट फॉर टैक्सेस पेड अब्रॉड। अगर आपने अब्रॉड में पे कर दिया, मतलब यूनी मतलब क्या हुआ, एक जगह आपने पे कर दिया है, वन जगह, एक जगह पे कर दिया, तो आपको लिमिटेड टू द इंडियन टैक्सेबल ऑन दैट इनकम, जो कि आपका सेक्शन 91 में आता है। सेक्शन 91 जो कि बायलेटरल टैक्स रिलीफ की बात करता है, ये डीटीएए एग्जिस्ट करता है इंडियन एंड फॉरेन कंट्री में, जहां पर इंडिया, अगर इंडियन कोई पर्सन है जो इसका इनकम पे टैक्स हो जा रहा है अब्रॉड में, ठीक है, दैट इज एग्जेम्प्ट इन इंडिया, तो उसको, सॉरी, अगर कोई पर्सन का इनकम, ठीक है, अब्रॉड में इसको टैक्स दे रहा है, अब्रॉड में ही इज गेटिंग टैक्स, मतलब टैक्स दे रहा है, तो क्या उसको इंडिया में दोबारा से देने की जरूरत है? नहीं, नहीं देने की जरूरत है, इंडिया में दोबारा से वो नहीं देगा, जो कि बायलेटरल को शो करता है, जो सेक्शन 90 में फॉल करेगा। क्रेडिट मेथड, tax paid abroad is allowed as a credit against Indian taxpayer. तो सेक्शन 91 किस में आता है? यूनिलेटरल में, जहां पर कोई डीटीएए फॉलो नहीं किया जाता है, डबल टैक्सेशन अग्रीमेंट, क्या था? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, अवॉइडेंस अग्रीमेंट, ठीक है। और सेक्शन 90 बायलेटरल को शो करता है, जहां पर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था यूनिलेटरल का, तो हमने 91 मार्क कर दिया। अगले टाइम बायलेटरल पूछ ले तो भूलना मत, दिस इज बायलेटरल, जहां पर डी टी ए डबल टैक्सेशन अग्रीमेंट, अवॉइडेंस अग्रीमेंट इज एप्लीकेबल, ठीक है, अवॉइडेंस अग्रीमेंट इज एप्लीकेबल, ठीक है, बायलेटरल में, ठीक है, एप्लीकेबल। और यहाँ पर ये हो गया यूनिलेटरल, जहां पर नो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, मतलब यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, और यहाँ पर दिस इज एप्लीकेबल, ठीक है। 57 नंबर, 57 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्राफिक रेटिंग स्केल एज एन अप्रेजल टूल। अब ये आपका बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम से क्वेश्चन है। देखिए, पूछा गया है कि आपसे रेटिंग के बारे में पूछा गया, ठीक है, रेटिंग। अब आप एक बात सोचिए, अगर आपको इसका आंसर नहीं आता है, मान लेते हैं आप रेस्टोरेंट जाते हो, रेस्टोरेंट में क्या बोलते हैं, फूड को रेटिंग कर दीजिएगा मैम, चाहे फूड को रेट कर दीजिएगा, तो स्टार होता है, आप स्टार पर
अपने अकॉर्डिंग 5 स्टार 4 स्टार कर देते हो। तो उसी तरीके से ग्राफिक रेटिंग स्केल, आप एक बात सोच करके देखो, इसको रेटिंग करने में आपको कितना समय लगा, मुश्किल से 2 सेकेंड, है ना, एक मार्क कर दिया या फिर जो कुछ भी मार्क कर दिया 2 सेकेंड। तो क्या ये टाइम कंज्यूमिंग था? बिल्कुल नहीं। दैट मीन्स सी हट जाएगा, सी को हटा देंगे, सी को हटा देंगे, सी को हटा देंगे, ये हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे हम आंसर्स मार्क कर सकते हैं। और इसमें डिसएडवांटेज पूछा था, है ना, डिसएडवांटेज, ठीक है। तो 57 नंबर का करेक्ट आंसर होगा 1। एक बार इसका डिटेल्स देख लेते हैं। ग्राफिक रेटिंग स्केल जीआरएस, ये एक विजुअल टूल होता है जिसके हेल्प से हम परफॉर्मेंस, क्वालिटी, सेटिस्फैक्शन एक्सेस कर सकते हैं, रेटिंग दे सकते हैं। ये एक विजुअल सिंबल्स के हेल्प से होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने ये सिंबल बना दिया, सिंबल 4 5, तो ये सिंबल में आप जितना में टिक करोगे उसके अकॉर्डिंग मैं समझ पाऊंगी कि आपको मेरा सर्विस कैसा लगा, है ना। तो बार या आइकन के हेल्प से अलग अलग रेटिंग लेवल दी जाती है जिसके हेल्प से हम आसानी से मार्किंग कर सके। तो ये टिपिकली आपका 1 से 5 के बीच में होता है, जिसमें आपका एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस या अप्रेजल के भी यूज किया जाता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए, सर्वे के लिए, मार्केट रिसर्च के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ए बी ई, जो कि बिल्कुल ही टाइम कंज्यूमिंग नहीं होने की वजह से स्टैंडर्ड एंड अनक्लियर होता है प्रोसेस। अनक्लियर इस वजह से क्योंकि देखो स्टार्स को देख करके या तो हम इसको समझ सकते हैं नॉट गुड, गुड, या वेरी गुड, एक्सेलेंट या आउटस्टैंडिंग। तो उतना क्लियर हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है। हैलो इफेक्ट, ठीक है। और एक ऑप्शन है लीनियंसी, डिफिकल्ट टू डेवलप भी आ जाएगा बट उतना ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, हाँ उतना ऑप्शन नहीं दिया गया। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्राफिक रेटिंग स्केल जीआरएस, ये एक अप्रेजल टूल है जिसमें हम देखो स्टैंडर्ड्स में भी अनक्लियर इस वजह से लिखा है, जो रेटिंग का जो क्राइटेरिया है कभी कभी वो क्लियरली डिफाइन नहीं होता है, इनकंसिस्टेंट रेटिंग होती है। हैलो इफेक्ट, ओवरऑल जो इंप्रेशन होता है किसी भी इंडिविजुअल का वो हम रेटिंग के हेल्प से नहीं डिसाइड कर पाते हैं, तो कभी कभी बायस्ड इवैल्यूएशन भी हो जाता है। लीनियंसी, कुछ रेटर्स जो होते हैं वो टू लीनियंट, मतलब रेटिंग कर देते हैं, कभी सभी को अच्छा बना देते हैं परफॉर्मेंस लेवल, कभी सभी को बुरा कर देते हैं, ठीक है। तो टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि अगर हम रेटिंग स्केल की बात करें तो ये बहुत ही जल्दी हो जाता है, जिसमें आपको ज्यादा समय नहीं देना होता है। डिफिकल्ट टू डेवलप, ज्यादा डिफिकल्ट भी डेवलप करना नहीं हो पाता है अप्रेजल टूल में, ठीक है। अब 58 नंबर आ जाते हैं। ये आपको दिया गया है क्वेश्चन बिजनेस इकोनॉमिक्स से, जो कि यूनिट नंबर 3 से है, जहां पर आपको मैच करना है कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेनेशन के साथ। हायर इंडिफरेंस कर्व, कंजर्व इंडिफरेंस कर्व, प्राइस लाइन, इंडिफरेंस कर्व। देखो हम लोग एक्सप्लेनेशन से इसको मैच करेंगे, तो या तो ए को ए का देखो या तो 1 होगा या तो 4। हायर इंडिफरेंस कर्व, कांस्टेंट प्राइस रेशियो तो नहीं हो सकता है, लेकिन हायर इंडिफरेंस कर्व से हमें हायर सेटिस्फैक्शन मिलती है, ये हमने पढ़ा है। दैट मींस ये ऑप्शन हो गया क्रॉस। कॉन्वर्स का छोड़ देते हैं। इनडिफरेंस कर्व क्या बताता है? इनडिफरेंस कर्व के हेल्प से हम क्या करते हैं, सेटिस्फैक्शन को समझ पाते हैं। सेटिस्फैक्शन, है ना, सेटिस्फैक्शन ऐसे करके होता है, सेटिस्फैक्शन लेवल समझ पाते हैं, है ना, कर्व के हेल्प से। तो इनडिफरेंस कर्व, सेम सेटिस्फैक्शन ऑन द कर्व, दैट मींस डी का 3 यहाँ पे है, दैट मींस 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ट्रेड ऑफ 58 नंबर, ट्रेड ऑफ क्यों लिखा है यहाँ पे? अच्छा ओके ओके, मैं समझ गई, ट्रेड ऑफ क्यों मैंने ऐड किया। देखो ट्रेड ऑफ वर्ड जो है ना, मैंने इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है इस वजह से यहाँ पे ऐड किया। ट्रेड ऑफ का मतलब समझते हो आप लोग? ट्रेड ऑफ मतलब होता है गिविंग अप वन थिंग, एक चीज देना, और देने का मकसद ये है कि दूसरा चीज हमें मिल रहा है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 10 चॉकलेट है, ठीक है, और आपको एक आइसक्रीम चाहिए, तो आपको यहाँ से एक चॉकलेट देना होगा, चाहे मान लो 2 चॉकलेट देना होगा, तब जाके यहाँ से आप एक आइसक्रीम गेन कर सकते हो। तो यहाँ से क्या कर रहे हो आप, गिव अप कर रहे हो, तब जाके आपको यहाँ से गेन हो रहा है। तो ये सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रेड ऑफ बोलते हैं। ट्रेड ऑफ मतलब हुआ कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर हम एक तरफ से गिव अप कर रहे हैं और दूसरी तरफ से गेन कर रहे हैं। इन सिंपल टर्म एक बैलेंस अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, सो दैट जब हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं कुछ चीज तो हमें इन रिटर्न कुछ मिल रहा है, दैट इज मोर वैल्यूएबल एंड इम्पोर्टेंट फॉर मी। अभी समर का सीजन चल रहा है तो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आइसक्रीम इंपॉर्टेंट है, तो आई एम गिविंग अप वन
2 चॉकलेट एंड आई एम गेटिंग 1 आइसक्रीम। तो ये सिचुएशन को हम ट्रेड ऑफ सिचुएशन बोलते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए इफ यू चूज टू स्पेंड योर इवनिंग स्टडिंग फॉर एग्जाम, अभी एग्जाम आ रहा है तो आपने सोचा कि मैं शाम में पढ़ूंगा, ठीक है, बाहर नहीं जाऊंगा फ्रेंड्स के साथ। तो आप एक ट्रेड ऑफ डिसीजन ले रहे हो स्टडिंग के बीच में, जो कि आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा। आप फन को रिजेक्ट कर रहे हो क्योंकि आपका फन से आपका फ्यूचर नहीं बनेगा, तो इमीडिएट एंजॉयमेंट को रिजेक्ट कर रहे हो और दूसरा मतलब फ्यूचर एंजॉयमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हो। अब यहाँ पे एक वर्ड देखा है आपने, कन्वर्स इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। कन्वर्स इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? कन्वर्स इंडिफरेंस कर्व आपका ट्रेड ऑफ जैसा ही कॉन्सेप्ट है, जहां पर आप ये देखेंगे कि हाउ मच ऑफ वन थिंग, आप कितना चॉकलेट्स देने को रेडी है दूसरा, जैसे कि एप्पल्स रिसीव करने के लिए। तो कन्वर्स इंडिफरेंस कर्व ना आपका ट्रेड ऑफ पॉइंट से ही कनेक्टेड है, ठीक है, ट्रेड ऑफ पॉइंट से ही कनेक्टेड है, जिसके लिए हमने यहाँ पर इसका आंसर मार्क किया है कॉन्वर्स का डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब एक को जाने से दूसरा मिल रहा है, सब्स्टिट्यूशन आई वी आर एक्सेप्टिंग, ठीक है। एट फर्स्ट वी डोंट हैव मेनी एप्पल्स, स्टार्टिंग में मेरे पास ज्यादा एप्पल नहीं था, जैसे कि 10 हो गया चॉकलेट और एप्पल्स हो गया सिर्फ 2, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं गिव अप करूंगी चॉकलेट, ठीक है, गिव अप किया मैंने चॉकलेट, 3 चॉकलेट्स मैंने दिया सो दैट मुझे और एप्पल्स मिल सके, ठीक है। तो ये कौन सा इंडिफरेंस कर्व है? कन्वर्स इंडिफरेंस कर्व, ट्रेड ऑफ इंडिफरेंस कर्व। जैसे ही आपके पास ज्यादा एप्पल्स हो जाता है, अब आप क्या करोगे, अब आप चॉकलेट नहीं देना चाहोगे क्योंकि आपके पास चॉकलेट एप्पल्स दोनों अब ठीक है, तो यू हैव वन थिंग एंड यू लेस वांट टू ट्रेड फॉर अदर्स। सो बेसिकली ये आपका कॉन्वर्स का मतलब क्या होता है, मोर यू हैव ऑफ वन थिंग लेस यू वांट टू गिव अप फॉर अदर, ठीक है। तो ए का 1 दैट इज 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। अब देखो प्राइस की बात करें तो प्राइस को आप कांस्टेंट प्राइस रेशियो से भी मैच कर सकते थे। तो हायर इंडिफरेंस कर्व मतलब हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व क्या शो करता है? सेटिस्फैक्शन शो करता है, सेम सेटिस्फैक्शन ऑन कर्व। कॉन्वर्स इंडिफरेंस कर्व की बात करें तो ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन शो करता है। और प्राइस लाइन की बात करें तो ये कांस्टेंट प्राइस रेशियो की बात करता है, कांस्टेंट प्राइस रेशियो। तो आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे और कुछ तो हाँ देखिए यहाँ पे लिखा है हायर इंडिफरेंस कर्व हायर सेटिस्फैक्शन। हायर इंडिफरेंस कर्व का मतलब होता है हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी जो आप गुड्स का कॉम्बिनेशन से रिसीव करते हो। कंजर्व इंडिफरेंस कर्व मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे कन्वर्स इंडिफरेंस कर्व की ओर बात करते हैं, वी आर विलिंग टू ट्रेड, हम एक गुड्स को लेना चाहते हैं दूसरा को डिक्रीज करना चाहते हैं, तो मोर ऑफ वन एंड गिव अप ऑफ अदर, ठीक है। प्राइस लाइन कांस्टेंट प्राइस रेशियो की बात करता है, ठीक है। प्राइस लाइन शोज द कांस्टेंट रेशियो बिटवीन द प्राइस ऑफ टू गुड्स, जहां पे कॉम्बिनेशन देखते हैं गुड्स का और इनकम का एट अ फिक्स्ड प्राइस। इंडिफरेंस कर्व जहां पर हम सेटिस्फैक्शन देखते हैं ऑन अ कर्व। हर एक पॉइंट, ये जो इंडिफरेंस कर्व का जो पॉइंट्स है ये क्या बताता है, इंडिफरेंस कर्व का पॉइंट्स रिप्रेजेंट करता है कि हमने क्या कॉम्बिनेशन दिया है गुड्स का जिसके हेल्प से हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। दिस इज शोइंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो हमें मिल पा रहा है, ठीक है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो हमें मिल पा रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज 2 नंबर। नाउ यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको अरेंज करना है, ठीक है, अरेंज करना है फॉलोइंग स्टेप्स इन प्रॉपर सीक्वेंस इफेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन के लिए। मतलब ये आपका मार्केटिंग चैप्टर से हो गया, मार्केटिंग यूनिट से हो गया, जहां पर हमें कम्युनिकेट करना है, ठीक है, ऑडियंस तक अपनी बातें पहुंचाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका 59 नंबर क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर हम कम्युनिकेशन, सबसे पहले कम्युनिकेशन तो नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन चैनल या फिर पहले ऑडियंस टारगेट करेंगे या फिर कम्युनिकेशन मिक्स, जैसे मार्केटिंग मिक्स है ना, प्राइस प्लेस प्रमोशन, प्राइस प्लेस प्रमोशन और पर्सन, प्राइस प्लेस प्रमोशन, ऐसे है ना, हमने पढ़ा है ईजे मैककैर्थी की तरफ से जो दिया गया है ना, बूम्स एंड बिटनर ने जो फिर बाद में उसको एक्सटेंड किया है, ठीक है। तो ये मार्केटिंग कम्युनिकेशन कैसे होगा, तो देखो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हमारा ऑडियंस कौन है, हमने जो कुछ भी प्रोडक्ट बनाया है क्या वो किड्स के लिए है या ओल्ड एज पीपल के लिए है या यंग के लिए है या मिडिल पर्सन के लिए।
हमने ऑडियंस डिसाइड कर लिया, ठीक है। ऑडियंस डिसाइड करेंगे सबसे पहले, दैट मीन्स सी आएगा पहले, ई तो नहीं आएगा क्योंकि कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव नहीं चुनेंगे, पहले हम ऑडियंस देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, तो ई हो जाएगा, दैट मीन्स ये वाला सेकंड हो गया, मतलब ई के वजह से ये क्रॉस हो गया, और ये ए, डिजाइन कम्युनिकेशन नहीं करेंगे पहले। उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव बनाया कि हाँ ठीक है, मेरा ऑडियंस मतलब मान लो हमने पैम्पर्स बनाया है बेबी के लिए, पैम्पर्स, ठीक है। तो पैम्पर्स हमारा किड्स हो जाएगा इसका ऑडियंस, ठीक है। मॉम्स हो गए, मदर हो जाएंगे, ठीक है, मदर हो जाएंगे इनके ऑडियंस। तो अब हमें ये पैम्पर्स का जो भी हमारा मकसद है कैसा नहीं है, सोकिंग पावर क्या है उसका, ये सब कुछ हमें ऑब्जेक्टिव है मेरा कि ये मैसेज पहुंचाना है। उसके बाद वी आर गोइंग टू डिजाइन अ कम्युनिकेशन कि हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे, कम्युनिकेशन कर लिया डिजाइन। उसके बाद हम चैनल डिसाइड करेंगे कि कैसे हम पहुंचाने वाले हैं, एंड लास्ट में हम मिक्स पे जाएंगे। तो पहले ऑडियंस करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के बाद हम कम्युनिकेशन डिजाइन करेंगे कि हमारा स्क्रिप्ट क्या होना चाहिए, बातचीत करने का तरीका क्या होना चाहिए। उसके बाद हम कम्युनिकेशन चैनल डिसाइड करेंगे कि हम किस माध्यम से अपने कस्टमर तक पहुंचना चाहते हैं। चैनल डिसाइड करने के बाद हम करेंगे कम्युनिकेशन मिक्स, जिसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर। यहाँ पर देखो, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। फर्स्ट, फिगर आउट हु आर यू कम्युनिकेटिंग विद, जैसे कि आपका ऑडियंस कौन है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आप डिसाइड करोगे गोल क्या है आपके कम्युनिकेशन का, आपके कम्युनिकेशन का गोल क्या है। आपका कम्युनिकेशन का गोल यही है ना कि आपने जो पैम्पर्स बनाया है अभी, पैम्पर्स पैन, ठीक है, बेबीज के लिए, आपका मकसद यही है कि उसके बारे में सबको बताना, एंगेजमेंट बढ़ाना, कन्वर्जन करना, मतलब गुड्स को बेचना और उससे पैसे जमा करना, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ये हो गया। ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, मैसेज क्रिएट करोगे, कंटेंट क्रिएट करोगे जो आप ऑडियंस तक पहुंचाओगे। उसके बाद आप चैनल सेलेक्ट करोगे, क्या चैनल है, सोशल मीडिया, ईमेल, टीवी, किसके हेल्प से आप मैसेज देंगे। उसके बाद आप फाइनली कम्युनिकेशन में एडवर्टाइजिंग, पीआर, सेल्स, प्रमोशन, ये सब। सबसे पहले ऑडियंस, ऑडियंस के बाद आप देखोगे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या, ऑब्जेक्टिव के बाद कम्युनिकेशन कंटेंट डिजाइन करोगे, उसके बाद चैनल डिजाइन करोगे, उसके बाद कम्युनिकेशन मिक्स डिसाइड करोगे। दैट मीन्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 60, नंबर 60 अगेन आपको इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने का है। ये आपका यूनिट नंबर 1 से है और सेम टू सेम मैंने आपको पीडीएफ में पढ़ाया है, ईयू, पीयू, एफटीए, CUCM, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि आपको एक चीज याद होगा, लास्ट तो EU हो जाएगा, ठीक है, एंड स्टार्टिंग आपका फ्री ट्रेड से ही जाएगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका पहला वाला, फिर हो जाएगा पॉलिटिकल यूनियन, फिर थर्ड में हो जाएगा कस्टम यूनियन, फिर जाएगा आपका फोर्थ ये, फिर फिफ्थ ये। तो आपको अगर ये याद भी नहीं था तो एक मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ, एक है CU, एक है CM। दिस इज यू एंड दिस इज मी, पहले यू फिर मी, ठीक है, यू मी, ठीक है। तो ऐसे भी अगर आप करते हैं तो पहले सी और डी, सी और डी किधर है, सी और डी एक इधर ही है बस, बाकी डी सी है, सी डी एक इधर भी है, लेकिन ठीक है, सी डी एक इधर इधर, ये तो ऐसे भी आउट हो जाता क्योंकि सी डी का कॉम्बिनेशन यहाँ सही नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ए लास्ट में दिया है जो कि रॉन्ग है, लास्ट में आपका EU होता है, ठीक है। तो 2 नंबर, तो करेक्ट सीक्वेंस में लगाएंगे, सबसे पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसके बाद PU, पॉलिटिकल यूनियन, CU, देन CM, देन आपका EU, ठीक है। तो ये हो गया आपका सीक्वेंस, ठीक है। यहाँ पर अगर देखेंगे फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर 60, एक मिनट, 60 फर्स्ट, अच्छा हाँ 60 का फर्स्ट ही होगा, इसको सही कर लीजिए। 60 का फर्स्ट होगा करेक्ट आंसर, सबसे पहले होगा आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फिर हो जाएगा PU, फिर होगा CU, CM, देन EU, है ना, यही है ना, FTA, सी है, CU, नहीं नहीं, अभी भी गलत मार्क कर दिया मैंने, एक मिनट, FTA है, फिर है आपका CU, फिर CM, फिर EU, देन PU, ओके, PU इज द लास्ट, ठीक है ठीक है ठीक है, PU इज द लास्ट, ठीक है।
तो सबसे पहले FTA, फिर CU, फिर CM, देन EU, देन PU, ठीक है, FCCEP, ठीक है। यहाँ भी देख लेते हैं। FTA फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, कंट्रीज रिमूव करते हैं ट्रेड बैरियर्स, टैरिफ, ठीक है, बट स्टिल इंडिपेंडेंट पॉलिसी है उनका, रेगुलेशन पॉलिसी। कस्टम यूनियन, कंट्रीज का कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ, इंपोर्ट कोई ट्रेड बैरियर्स नहीं। CM कॉमन मार्केट, यहाँ पे फ्री मूवमेंट हो सके गुड्स और सर्विसेज का। EU इकोनॉमिक यूनियन, इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करें, लॉज, मॉनेटरी पॉलिसी, रेगुलेशन। PU पॉलिटिकल यूनियन, दैट इज पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली की बात करें, ठीक है। नाउ 61 नंबर, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा सही है, 61 नंबर, ठीक है। अब कम्यूटेड पेंशन, अनकम्यूटेड पेंशन, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है इनकम टैक्स के क्लास में ही बताया है मैंने आपको, 61 नंबर ना, हाँ, मैंने इनकम टैक्स की क्लासेस में ही आपको बता रखा है। तो देखिए, कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, बिल्कुल सही है ना। दैट मीन्स ए तो आएगा, ए तो आएगा, ये क्रॉस कर दे रहे हैं। कम्यूटेड एंड अनकम्यूटेड, कम्यूटेड एंड अनकम्यूटेड पेंशन है, ठीक है, दो पेंशन है, एक कम्यूटेड और एक अनकम्यूटेड। सेक्शन 30 इनकम टैक्स एक्ट 1961 का बताता है रिस्पेक्ट ऑफ रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर्स, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, जो कि बिजनेस पर्पस ऑफ बिजनेस, मतलब ये भी सही है, दोनों सही है सेक्शन के अकॉर्डिंग। अब हम सेक्शन 33 की बात करें तो ये डेप्रिसिएशन का नहीं है, और ना ही डी वाला बात करें तो ये कैपिटल गेन अराइजेस फ्रॉम कैपिटल, ये भी नहीं है, ठीक है। ई इज द करेक्ट वन, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट डिफाइंड अंडर 242A ऑफ इनकम टैक्स, दैट मींस वन इज द करेक्ट वन। आओ यहाँ पे देखते हैं डिटेल्स में, ए बी और ई है ना, ए बी और ई, ठीक है, ए बी और ई। कम्यूटेड पेंशन जो रिसीव होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, ये फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है, इनकम टैक्स, मतलब उस पर टैक्स नहीं लगती है, ये सही स्टेटमेंट है। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और आप अपने पेंशन को कम्यूट कर रहे हो, मतलब आपका पेंशन मान लीजिए 60 लाख है, ठीक है, पेंशन, है ना, तो आप क्या कर रहे हो, आप एक लमसम अमाउंट ले रहे हो, ठीक है, मंथली अमाउंट लेने के बजाय। पेंशन क्या होता है, पेंशन मंथली मिलती है ना, मंथली लेने के बजाय आप क्या करो, एक छोटा मोटा लमसम अमाउंट आप निकाल ले रहे हो, मंथली नहीं लेना चाहते हो, और आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो आपका जो कुछ भी कम्यूटेड पेंशन है वो सब टैक्स एग्जेम्प्ट रहेगा। ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है। सेक्शन 30 जो है इनकम टैक्स एक्ट का 1961, ये आपका रेंट, रेट, टैक्सेस, रिपेयर्स, इंश्योरेंस, बिल्डिंग का, ये सब के बारे में बात करता है, बिल्कुल सही है, ट्रू स्टेटमेंट है। सेक्शन 30 बिजनेस एक्सपेंसेस जैसे कि अनकीप, मेंटेनेंस, बिजनेस प्रॉपर्टी, रेंट, रिपेयर्स, इंश्योरेंस, टैक्सेस, ये सब का ही बात करता है। सेक्शन 33 की बात करें इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, तो ये डेप्रिसिएशन ऑफ टैंजिबल एसेट्स की नहीं, ये टैंजिबल और इनटैंजिबल दोनों की बात करता है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, सेक्शन 33 इज नो लॉन्गर रेलेवेंट, 33 तो रेलेवेंट ही नहीं है। अगर हम बात कर रहे हैं टैंजिबल एंड इनटैंजिबल का, तो इसके लिए सेक्शन 32 है, 33 नहीं है, ठीक है। तो सेक्शन 32 जो है ये आपका डेप्रिसिएशन दोनों ही टैंजिबल और इनटैंजिबल दोनों के लिए। कैपिटल गेन अराइजेस फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी एसेट्स, नहीं, एनी एसेट्स नहीं है, नॉट जस्ट फ्रॉम एनी एसेट्स, इसको कैपिटल गेन्स के जो कैटेगरीज है वो सब क्वालिफाई करना होगा, जिसकी वजह से ये फर्स्ट हो गया, एनी लिख दिया जिसकी वजह से ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो कैपिटल गेन जो आपका ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स तो हो रहा है, प्रॉपर्टी, स्टॉक, बॉन्ड एक्सेट्रा, ये सब आता है इसमें, तो इट इज नॉट जस्ट फ्रॉम एनी एसेट, इसके लिए इनको कैपिटल गेन के जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना होगा। Short-term capital asset is defined under section 242A of Income Tax Act, तो ये correct है, section 242A का short term capital asset ये आपका less than 36 months, that is 3 years before getting sold or transferred, immovable property before 24 months, ठीक है। Now 62 नंबर पर आते हैं। 62 नंबर क्या, अगेन इनकम टैक्स से ये क्वेश्चन देखने को आपको मिल रहा होगा, अरेंज करना है आपको इसको सेक्शन वाइज, सेक्शन 23 से 27 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे ऐसे हो जाएगा बताते हैं। पहले तो एनुअल वैल्यू आएगा,
तब उसमें से डिडक्शन होगा, ये तो क्लियर है हमें, मतलब पहले सी होगा फिर ई होगा, ठीक है। तो यहाँ सी है और ई है, यहाँ सी है ई है, और सी ई यहाँ है, सी ई यहाँ है। तो अगर हम बात करें 62 नंबर का, तो 62 का अगर हम, मैंने क्या बोला कि पहले आपका एनुअल वैल्यू आप डिटरमाइन करोगे, फिर उस एनुअल वैल्यू में से डिडक्शन करोगे, करेक्ट है। तो इतना डिस्टेंस नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने पहले बोला एनुअल वैल्यू आएगा उसके बाद डिडक्शन होगा, दैट मीन्स 2 होगा करेक्ट आंसर। ये इतना डिस्टेंस नहीं चलेगा, बीच में डी नहीं आना चाहिए, यहाँ पर भी नहीं आना चाहिए, ठीक है, डी नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहाँ तो बी डी दोनों आ गया, दैट मीन्स सेकंड इज द करेक्ट आंसर। आप इसको ऐसे भी क्वेश्चंस कुछ कुछ पढ़ के मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पे देखते हैं डिटेल्स में। करेक्ट आंसर होगा सेकंड नंबर, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो कि हाउस प्रॉपर्टी की बात करता है, 23 से 27। इसको अरेंज करेंगे कुछ ऐसे, देखो 23 सेक्शन एनुअल वैल्यू, तो ये 23 कौन सा होगा, एनुअल वैल्यू। 24 कौन सा होगा, हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सबसे पहले हम एनुअल वैल्यू देखेंगे प्रॉपर्टी का टैक्स पर्पस के लिए, ठीक है। सेकेंड 24 में आएगा डिडक्शन फ्रॉम एनुअल वैल्यू, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मतलब पहले हमने देखा आपका एनुअल वैल्यू कितना है, फिर हमने देखा आपका इनकम कितना था, उसमें से उसको डिडक्ट कर लिया। तो आफ्टर डिटरमाइनिंग एनुअल वैल्यू, जो कि 23 में बोला गया है, 24 सेक्शन बोलता है कि जो इंटरेस्ट ऑन होम लोन रिपेयर्स ये सब माइनस कर दो, ठीक है। उसके बाद आता है कोई अरियर रेंट है, या फिर कोई ऐसा रेंट है जो अभी तक आपको नहीं मिला है, या रेंटर नहीं दिए है या भाग गए, तो ये सेक्शन डील करता है अरियर रेंट या अनरियलाइज्ड रेंट के बारे में, जो सेक्शन 25 की बात करता है। तो अरियर एंड अनरियलाइज्ड 25 यहाँ आ गया, ठीक है। उसके बाद 26 बात करता है ट्रीटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम को ओन प्रॉपर्टी। सेक्शन 26 एक्सप्लेन करता है कि क्या वो जो प्रॉपर्टी का ओनर के पास ज्यादा, मतलब मोर देन 1 पर्सन है, शेयरिंग में भी कोई पर्सन है, तो ये हो गया को ओन पर्सन 26, एंड लास्ट डीम्ड ओनर से 27। एंड लास्ट में अगर देखेंगे नहीं कोई ऐसा नहीं है, 26 देख लिया कोई ऐसा नहीं है, तो 27 में आएगा कि आपको ही इसका ओनर माना जाता है, डीम्ड ओनर प्रॉपर्टी का, एंड आपके अकॉर्डिंग, मतलब उसी के अकॉर्डिंग टैक्स पर्पस को फुल किया जाएगा, सच पर्सन हु इज इन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले क्या किया हमने, सबसे पहले हमने एनुअल वैल्यू देखा, उसके बाद उसमें से डिडक्शन किया, ठीक है, कुछ अगर आपने मरम्मत वगैरह कराया है। उसके बाद हम देखेंगे कुछ अनरियलाइज्ड रेंट है, अनरियलाइज्ड रेंट अगर मिला तो ठीक है, नहीं है तो हम देखेंगे क्या इस प्रॉपर्टी के कोई और भी ओनर है या नहीं है, देख लेंगे। उसके बाद हम आपको ही उस प्रॉपर्टी का डीम्ड ओनर बना देंगे। दिस इज 26, नो दिस इज 23, 24, दिस इज 25, एंड दिस इज 26 एंड 27, पूरा सीक्वेंस वाइज, ठीक है। तो ये हो गया आपका 62 नंबर। 63 नंबर, करेक्ट स्टेटमेंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अकॉर्डिंग। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट पता है ना, कि आज जो मनी का वैल्यू 50,000 का जो वैल्यू है, कुछ साल बाद ये 50,000 का वैल्यू 1 लाख या इससे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये टाइम के साथ साथ मनी का जो वैल्यू है वो क्या होता है, डेप्रिशिएट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 63 नंबर को देखते हैं। द इंटरेस्ट मे बी अर्न सेव्ड ऑन मनी हेल्ड एट प्रेजेंट अंडरलाइंस द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मतलब हम यहाँ बोल रहे हैं, एक बार यहाँ से देख लेती हूँ मैं, द इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट आपको आपके अर्निंग या सेविंग पे मिल रहा है, आपके मनी जो आपके पास आज है, ठीक है, वो मनी, द इंटरेस्ट विच मे बी अर्न या सेव्ड ऑन मनी हेल्ड एट प्रेजेंट अंडरलाइन करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट, करेक्ट है। आपने आज बैंक में 10,000 रखा है, इस पर आपको इंटरेस्ट मिल रही है, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये आपको फ्यूचर में मिलेगा, दिस इज ओनली टाइम वैल्यू ऑफ मनी, है ना। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। इमेजिन करो आपने आज के डेट में कोई मनी सेव किया, अब आपने उस मनी को इन्वेस्ट कर दिया, अपने सेविंग अकाउंट में डाल दिया, अब उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा टाइम के साथ साथ। तो टाइम के साथ साथ जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वही तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। तो मनी टुडे इज मोर वैल्यूएबल बिकॉज इट कैन ग्रो, है ना, ये ग्रो हो सकता है। आप जो मनी आपके पास आज है, अगर आप उसको कहीं इन्वेस्ट कर दोगे तो वो ग्रो हो सकता है ना। अपने पास रखा है सेविंग में कुछ अर्निंग वगैरह में, तो वो ग्रो हो सकता है। तो वही कॉन्सेप्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी का है। दैट मीन्स ए नंबर तो करेक्ट हो जाएगा, तो ए इज द करेक्ट वन। तो कहाँ कहाँ ए है, सिर्फ यहाँ है, दैट मीन्स यही होगा करेक्ट, बाकी सब रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये सब में ए नहीं है, ठीक है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ से। द मनी विच इज रिसीवेबल एट प्रेजेंट,
आज के दिन में आपको जो मनी मिलने वाला है, क्या उसका कम वैल्यू है देन मनी which is going to you which is you going to receive in future? उसके कंपैरिजन में नहीं, ये रॉन्ग है। मनी एक्चुअली मनी टुडे इज मोर वैल्यूएबल, आज के टाइम में ये ज्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि आप इसको यूज करके इससे इंटरेस्ट कमा के इसे अर्न करके इसको क्या कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। बट फ्यूचर में अगर आपको यही मनी मिलेगा तो इसका कोई उतना वैल्यू नहीं होगा, राइट? तो सेम पावर नहीं होगा। यहाँ पर क्या लिखा है कि 10,000 रखा, इंटरेस्ट अर्न किया, आपको मिल गया वैल्यू, उसका पैसा फ्यूचर में मिल गया। बट यही 10,000 अगर मैं आपको फ्यूचर में दूंगी तो क्या इसका कोई वैल्यू होगा? टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट ये शो कर पा रहा है? नहीं। तो मनी विच इज रिसीवेबल एट प्रेजेंट हैज लेस नहीं, हैज मोर वैल्यू। क्यों मोर वैल्यू? क्योंकि आपको आज अगर मैं ये 10,000 दूंगी तो आप इसको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट करके अर्न कर सकते हो, मनी को ग्रो कर सकते हो, ठीक है? तो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट नंबर, the relationship that exists between the value of money receivable at present and the value of money receivable in future is referred to as time value of money। ये भी करेक्ट है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज ऑल अबाउट कंपेयरिंग मनी टुडे। यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, रिलेशनशिप की बात की जा रही है। जो रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यू ऑफ मनी विच इज रिसीव प्रेजेंट एंड वैल्यू ऑफ मनी जो आपको फ्यूचर में मिलेगा, दोनों का वैल्यू का जो हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, यही आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है। दैट्स राइट। तो की आइडिया, मनी टुडे इज वर्थ मोर बिकॉज इट कैन ग्रो। आप इसको यूज कर सकते हो, कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो। तो वो एक ट्रू स्टेटमेंट है। दैट मीन्स आपका सी एक ट्रू स्टेटमेंट है। और वैल्यू, अच्छा ये तो नहीं पढ़ा अभी। अब देखो, वैल्यू ऑफ मनी रिसीव एट प्रेजेंट, आज जो आपको 10,000 मिलने वाला है, क्या उसका सेम वैल्यू होगा मनी विच इज यू आर गोइंग टू रिसीव इन फ्यूचर? बिल्कुल नहीं, है ना? तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ये करेक्ट नहीं है। इंस्टेड हम जो माइनस करेंगे तो जो वो डिस्काउंट आएगा दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू, एंड ये आपका फ्यूचर वैल्यू ऑफ फ्यूचर मनी इज वर्थ टुडे। फ्यूचर मिलने से अच्छा आज मिले वो ज्यादा अच्छा है ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, एंड दिस इज द करेक्ट वन। ई देख लेते हैं। फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी इज द वैल्यू ऑफ मनी हेल्ड प्रेजेंट एट सम गिवन फ्यूचर टाइम एट गिवन इंटरेस्ट रेट। ट्रू है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी, फ्यूचर का वैल्यू की बात की जा रही है, मनी का वैल्यू हेल्ड प्रेजेंटली एट सम गिवन फ्यूचर टाइम रेट। मतलब ये हुआ कि फ्यूचर वैल्यू जो मनी का है, future value of money is how much your current money will grow to after certain amount of time। For example, आपने आज इन्वेस्ट किया है तो फ्यूचर में इसका ज्यादा वैल्यू होगा क्योंकि आप उस पर इंटरेस्ट अर्न करोगे। तो इन शॉर्ट, मनी टुडे इज मोर वर्थ देन मनी फ्यूचर, ठीक है? क्योंकि आप इस पे इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर होगा आपका सेकेंड वाला, AC। 64 नंबर, अरेंज करना है आगे मैनेजमेंट रिसर्च क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है? तो यहाँ देखो, मैनेजमेंट असेंडिंग ऑर्डर में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सेकंड नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मार्क करिए। अब यहाँ से मैं एक्सप्लेन करिए, ध्यान से सुनना। मैनेजमेंट डिलेमा, ये फर्स्ट स्टेप होगा। डिलेमा इस वजह से, देखो सारे में आपका मैनेजमेंट, मेजरमेंट, मैनेजमेंट और मैनेजमेंट, ठीक है? मैनेजमेंट और मैनेजमेंट, इन्वेस्टिगेशन तो बाद में आएगा, ये क्लियर है, ठीक है? और ए होगा पहले, सी होगा या बी होगा? तो ए पहले तो हम क्वेश्चन नहीं करेंगे ना, क्वेश्चन किस, आप रिसर्च में भी पहले तो क्वेश्चन नहीं आएगा, डिलेमा पहले आएगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। क्यों ये फर्स्ट स्टेप और इसका मीनिंग क्या है? देखो, मैनेजमेंट डिलेमा फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें हम प्रॉब्लम और चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करते हैं। मैनेजमेंट डिलेमा जो है ये आपका इशू या चैलेंजेस को शो करता है जिसको हमें रिजॉल्व करना है पहले, ठीक है? प्रॉब्लम या चैलेंजेस के बाद आपका मैनेजमेंट क्वेश्चन आता है। एक बार आपने डिलेमा आइडेंटिफाई कर लिया कि आपके लिए प्रॉब्लमेटिक पार्ट क्या है, आपके लिए चैलेंजिंग पार्ट क्या है, उसके बाद क्वेश्चन आप फॉर्म करते हो, ठीक है? डीपली क्वेश्चन फॉर्म करने के बाद आप उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिसर्च करते हो, ठीक है? तो रिसर्च इज डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उस क्वेश्चन का आंसर खोजने के लिए इन्वेस्टिगेशन करते हो, इन्वेस्टिगेट करते हो, ठीक है? डिटेल रिसर्च क्वेश्चन हेल्प करते हो डीपर नॉलेज, एंड उसके बाद मेजरमेंट क्वेश्चन आता है जहां पर आप मेजर करते हो कि आपने जो डेटा कैलकुलेट किया है क्या वो सही है या रॉन्ग है। तो इसका अगर आंसर नहीं भी आता था आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए कि हम सबसे पहले डिलेमा, चलो छोड़ो, ठीक है, उतना जल्दी माइंड में नहीं आ पाएगा। अगर हम क्वेश्चन भी लेते हैं तो क्वेश्चन के बाद हम रिसर्च करेंगे। क्वेश्चन अगर हम लिए, ठीक है, अगर मेरे माइंड में कुछ क्वेश्चन है, ठीक है,
तो उस क्वेश्चन पर उसके बाद ही मैं रिसर्च करूंगी, ये चीज तो मैं समझ सकती हूँ। तो ये क्वेश्चन रहा, ये रिसर्च रहा, दैट मीन्स 3, दैट मीन्स ए के बाद डी आना चाहिए। ए के बाद डी एक यहाँ पर है और ए के बाद डी एक यहाँ पर है, और तो कहीं नहीं है ना, और तो कहीं नहीं है। तो इसको क्रॉस किया, इसको क्रॉस किया। अब मैंने जो रिसर्च किया है क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चंस को रिसर्च किया है, अब क्वेश्चन को रिसर्च करने के बाद ही मैं क्या करूंगी, इन्वेस्टिगेशन करूंगी इसका आंसर खोजने के लिए। ठीक है, इन्वेस्टिगेट करूंगी, दैट मीन्स ये हो गया 4। ठीक है, दैट मीन्स आपका ये हो जाएगा ए एंड ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन हो जाएगा डी एंड बी। ए डी ई कहीं सीक्वेंस में है, ए डी ई एक यहाँ पे भी है और एक यहाँ पर भी है। अब इन्वेस्टिगेट करने के बाद मैं मेजर करूंगी अपने आंसर्स को, मेजर करूंगी। ठीक है, मेजरमेंट क्वेश्चन, दैट मीन्स ये हो जाएगा 5, मतलब बी होगा लास्ट, जिसका मतलब ये होगा आंसर, और इसको हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन जो दिक्कत था क्वेश्चन में ही था। ठीक है, क्वेश्चन में और डेलिमा में। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में हो जाएगा मैनेजमेंट डेलिमा। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, फिर क्वेश्चन देखा, फिर रिसर्च किया, इन्वेस्टिगेट किया, उसके बाद मेजर क्वेश्चन, दैट मीन्स चेक किया कि सही आंसर आया या नहीं आया। Which of the following condition is not true about market skimming? स्किमिंग का क्या सिचुएशन है, स्किमिंग का सिचुएशन मुझे जहां तक याद है, हम हाई प्राइस चार्ज करते हैं। क्या, हाई प्राइस चार्ज करते हैं, है ना, स्टार्टिंग से ही हाई प्राइस चार्ज करते हैं, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। तो देखो, नॉट ट्रू पूछा है, सही नहीं है। अ सफिशिएंट नंबर ऑफ बायर सिग्नल्स अ हाई डिमांड। अब आईफोन क्या जब नया नया आया था तब क्या उसका हाई डिमांड था? नहीं, तो ये रॉन्ग, ये एक मिनट, नॉट ट्रू पूछा है ना। हाँ, सिग्नल, बायर सिग्नल, हाई डिमांड, डिमांड तो था। ठीक है, करेक्ट है। हाई इनिशियल प्राइस डज नॉट अट्रैक्ट मोर कॉम्पिटिटर टू मार्केट, ये भी सही है। अगर हम बात करें आईफोन की ही, तो सबसे पहला पॉइंट कैसे वैलिड हो जाएगा कि आपका इसका डिमांड काफी हाई था। ठीक है, डिमांड काफी हाई था, साथ ही साथ डिमांड हाई होने की वजह से इसके कोई कॉम्पिटिटर्स नहीं है। ठीक है, और हाई प्राइस प्रोडक्ट होने की वजह से ये एक स्टेटस सिंबल प्रोडक्ट भी बन गया था, क्योंकि आपने सुना अरे वो आईफोन यूज करता है, वाह बहुत सही है, आईफोन है उसके पास, दैट मीन्स 2 भी सही है, 3 भी सही है, 4 भी सही है। क्या सही नहीं है, तो प्राइस सेंसिटिव। अब आप एक बात सोचो, जो पर्सन आईफोन यूज कर रहा है उसके लिए प्राइस का मायने तो उतना नहीं रखता है, तो हाईली प्राइस सेंसिटिव तो नहीं होगा, वो क्या होगा, लो प्राइस सेंसिटिव। उसके लिए स्टेटस सिंबल प्रोडक्ट मायने रखता है, उसके लिए सुपीरियर प्रोडक्ट मायने रखता है। ठीक है, उसके लिए अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट मायने रखता है, उसके लिए इमेज मायने रखता है, प्राइस मायने नहीं रखता है। तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट फॉर स्किमिंग। ठीक है, स्किमिंग के लिए ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि स्किमिंग में आपका वही प्रोडक्ट आता है, स्किमिंग में जिसका डिमांड भी हाई होता है, जिसके कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं होते हैं, जो कि एक स्टेटस सिंबल प्रोडक्ट होता है, और साथ ही साथ ये हम अपना सुपीरियर, अपने आप को बड़ा मतलब साबित करने के लिए यूज करते हैं। हमारे लिए यहाँ पर प्राइस क्या मैटर करता है, नहीं, हमारे लिए प्राइस मैटर नहीं करता। हमारे लिए क्या मैटर करता है, क्वालिटी मैटर करती है, हमारे लिए हमारा नाम मैटर करता है, ब्रांड मैटर करता है। ठीक है, अब है ये स्क्यूनेस का पॉइंट, एक मिनट इसका एक्सप्लेनेशन देख लेती हूँ। ठीक है, हाईली प्राइस सेंसिटिव, ये करेक्ट आंसर होगा, विच इज अ रॉन्ग वन, और आपको रॉन्ग वन ही आइडेंटिफाई करना था। मार्केट स्किमिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग से ही हम हाई प्राइस रखते हैं, नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने का सोचते हैं। अर्ली एडॉप्टर्स, लेस प्राइस सेंसिटिव जो होते हैं, वही इस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। ठीक है, प्राइस सेंसिटिविटी नहीं होती है स्किमिंग स्ट्रैटेजी में, मार्केट बिल्कुल भी प्राइस सेंसिटिव नहीं होता है। हम उसी कस्टमर्स को टारगेट करते हैं जो प्रीमियम अमाउंट पे करने को रेडी है। आईफोन वही कस्टमर्स को टारगेट करता है जो ज्यादा पैसे देंगे, नया प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, यूनिक दिखना चाहते हैं, सुपीरियर प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। मार्केट में प्राइस सेंसिटिव नहीं होते हैं वो। स्किमिंग जो है ये आपका इफेक्टिव वुडंट बी इफेक्टिव, इफेक्टिव नहीं होगा अगर आप प्राइस को लेके ज्यादा सोचोगे तो। ठीक है, तो सफिशिएंट नंबर ऑफ बायर्स होता है, बिल्कुल स्ट्रैटेजी वर्क करता है स्किमिंग तभी जब उसका डिमांड है मार्केट में, कस्टमर्स रेडी है प्रीमियम पे करने के लिए। हाई इनिशियल डज नॉट अट्रैक्ट कॉम्पिटिटर्स, बिल्कुल सही है, स्किमिंग की वजह से जो
कॉम्पिटिटर्स होते हैं, कंपटीशन अवॉइड करते हैं, कॉम्पिटिटर्स मार्केट में एंटर करने से अवॉइड करते हैं, ठीक है। हाई प्राइस कम्युनिकेट इमेज ऑफ द प्रोडक्ट, बिल्कुल सही है। जिसका दाम ज्यादा होता है, जिस प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा होता है, सब सोचते हैं उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, वो एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है, कस्टमर्स उसको लेना पसंद करते हैं। तो स्किमिंग जो होता है ये आपका क्वालिटी इनोवेशन पर फोकस करता है, प्राइस पर नहीं फोकस करता है, जिसकी वजह से फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। स्क्यूनेस, स्क्यूनेस मतलब क्या होता है, ये हो गया ऐसे, ठीक है, ये हो गया ऐसे। तो जब डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, 50% यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, 50% यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, तो ये स्क्यूनेस की बात करता है, जिसमें स्क्यूनेस में एक हो जाता है आपका राइट स्क्यूड, ये हो गया पॉजिटिव, जहां पर टेल ज्यादा से ज्यादा किधर रहता है, राइट साइड रहता है, किधर रहता है, राइट साइड रहता है, जहां पर आप याद रखोगे मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, फिर यहाँ पर मोड, ये होता है यहाँ पे, ठीक है, हो गया, ये समझ गए। और एक मिनट मैं थोड़ा इसका अच्छा से डायग्राम बनाती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका सिमेट्रिकल से कनेक्टेड, एक मिनट रुकना, ठीक है। तो स्क्यूनेस का पूछा है, ठीक है, क्वेश्चन स्क्यूनेस के बारे में है। तो ये हो गया एक डायग्राम जहाँ पे डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये हो गया एक डायग्राम, नहीं एक मिनट, डायग्राम ठीक से नहीं बनता है ना, ये हो गया एक डायग्राम, ये हो गया एक डायग्राम, ये हो गया एक डायग्राम, ठीक है, ये हो गया है, ये किधर है, राइट वर्ड तरफ है, ये लेफ्ट वर्ड तरफ है, इतना तो समझ आ रहा होगा आपको। अब यहाँ देखिए, ये क्या है, ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये क्या है, ये राइट वर्ड शिफ्ट किया हुआ है, मतलब ये पॉजिटिवली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये क्या है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट है, मतलब ये क्या हो गया, नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूटेड। इस सिनेरियो में क्या होता है, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, ये हो जाता है इस सिचुएशन में। लेफ्ट वर्ड में क्या होता है, मीन मीडियन मोड। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब जब आपका सिनारियो है मीन का, ठीक है, मीन का जब सिनारियो है जो कि एक राइटवर्ड शिफ्ट को शो करता है, तो इसका मिडिल में आ जाएगा आपका, मिडिल, और ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, तो दिस इज अ मीन, दिस इज मीडियन एंड दिस इज मोड, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इट इज अ मेजर ऑफ सिमेट्री ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि आपका मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, ठीक है। तो मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सही है, ये तो होगा क्योंकि सभी में ये ऑप्शन है। अब देखो राइट स्क्यूड का पूछा है, मतलब हमें कौन सा डायग्राम देखना है, ये वाले डायग्राम को देखना है, राइट स्क्यूड, ठीक है। राइट स्क्यूड में मीन जो होता है इज टेंड टू बी राइट ऑफ मीडियन, मीडियन का है, मीडियन ये है, मीडियन का राइट क्या हुआ, मीडियन का राइट हो जाएगा इधर साइड, ठीक है, राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, एक मिनट मैं इसकी जगह राइट लेफ्ट ही लिख देती हूँ, दिस इज, ये क्योंकि राइट है तो ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। अब यहाँ दिया क्या है आपको क्वेश्चन में, राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन इज टू बी राइट ऑफ मीडियन, मीन मीन इज टू बी राइट ऑफ मीडियन, राइट साइड है मीडियन का, ठीक है, राइट साइड है मीडियन का, राइट साइड है मीडियन का, ठीक है, करेक्ट है, लेफ्ट राइट भी मैंने लिख दिया है, तो मतलब ये सही है। नेक्स्ट लिखा है
मीन इज टू बी राइट ऑफ मोड, ये मोड हो गया, मोड का राइट इधर है और मीन भी इधर ही है, तो ये भी सही हो गया, दैट मीन्स ये भी सही है, दैट मीन्स 66 का करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। अब यहाँ लिखा है राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन लेफ्ट है मीडियन का, मीडियन का लेफ्ट तो इधर हो गया ना, तो इधर तो कुछ है ही नहीं मीडियन मीन का, दैट मीन्स ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। और राइट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन लेफ्ट ऑफ मोड, मोड का भी लेफ्ट में मीन नहीं है, जिसकी वजह से ये भी गलत हो गया, ठीक है। 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ए इज द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, ट्रू है स्क्यूनेस, ये मेजर करता है सिमेट्री ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, स्क्यूनेस बताता है डिग्री ऑफ असिमेट्री या लैक ऑफ सिमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं लेफ्ट साइड है या राइट साइड है। राइट स्क्यू डेटा की बात करें तो डेटा कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे ये हो गया एक, ये हो गया ये मीन हो गया, ये मीडियन हो गया, ये मोड हो गया, जहां पर हम ये देखते हैं राइट, ये ट्रू था, राइट साइड होता है पॉजिटिवली स्क्यूड, मीन ग्रेटर होता है मीडियन का, और टेल जो होता है राइट साइड शिफ्ट किया रहता है राइट डायरेक्शन में। राइटवर्ड शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पर भी मीन राइट होता है मोड का, ठीक है, ये भी सही है, राइटवर्ड शिफ्ट होता है मोड का, दैट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड मीडियन मिडिल में रहता है और मीन इज द लार्जेस्ट वन, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन इज टुवर्ड्स राइट। लास्ट दो ऑप्शंस की बात करेंगे तो दोनों फॉल्स है, क्योंकि राइट स्क्यूड में ये लेफ्ट ऑफ द मीडियन नहीं रहता, मैंने आपको बता दिया, राइट ये राइट ऑफ द मोड नहीं रहता, ठीक है, तो ए बी एंड सी इज द करेक्ट वन, ठीक है। अब हम बात करते हैं 67 नंबर क्वेश्चन का। 67 नंबर क्वेश्चन क्या है, बीटा एंड इसका सोल्यूशन देखना है। तो 67 नंबर का यहाँ सोल्यूशन ऑलरेडी दिया हुआ है, बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स 67 नंबर, इसका मैं आपको डिटेल्स में बता दूंगी, इसका आंसर है 4.54, हाँ यही है, ठीक है, इसका मैं आपको बता दूंगी। अब देखो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको आइडेंटिफाई करना है, शेयर्स के क्वेश्चंस का अकॉर्डिंग, अकाउंटेंसी का हो गया ये। कॉल इन एडवांस क्या होता है, कॉल इन एडवांस अमाउंट पेड बाय शेयर होल्डर्स इन एक्सेस ऑफ अमाउंट ड्यू फॉर देम, ठीक है, when the number of shares applied is more than number of shares offered to public for subscription is under subscription, मोर है, मोर तो अंडर नहीं होगा, मोर तो ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, बी को यहाँ से हम लोग हटा दिए, फिर बी को हटा दिया, बी को हटा दिया, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं सेक्शन 49, क्या ये प्रोहिबिट करता है इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर स्वेट इक्विटी अनलेस और until forfeited shares are reissued, जो बैलेंस होता है शेयर फॉरफीटेड का दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम पेड अप कैपिटल। सिक्योरिटीज प्रीमियम वो अमाउंट होता है एक्सेस ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज, प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है, तो ए डी का कहा, जहां तक कि डी को लेके कंफ्यूजन है तो यहाँ पर देख लेते हैं एक ऑप्शन, कॉल इन एडवांस आपका वो अमाउंट होता है जो शेयर होल्डर्स पे करते हैं एक्सेस अमाउंट ड्यू फॉर देम फ्रॉम देम, ठीक है, ये सही है, कॉल इन एडवांस मतलब वो अमाउंट जो पेड करते हैं शेयर होल्डर्स बियॉन्ड द अमाउंट दैट इज ड्यू ऑन देयर शेयर्स, ठीक है, ये सही है, हमने इस पे यहाँ पे सही मार्क कर दिया, ठीक है। when the number of shares is applied is more, ये हमको मैंने आपको बताया कि जब ज्यादा होगा तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, अंडर सब्सक्रिप्शन नहीं होगा, जिसके वजह से ये रॉन्ग हो गया है। सी नंबर 49 सेक्शन बताता है, प्रोहिबिट करता है इश्यू ऑफ शेयर स्वेट इक्विटी एज अ डिस्काउंट टू शेयर होल्डर्स, ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है, दैट मींस सी सही हो जाएगा, बट सी हमारे ऑप्शन में ही नहीं है, हमें डी देखना है। अनलेस और अनटिल फॉरफीटेड शेयर्स आर री इश्यूड, वो जो बैलेंस अमाउंट होता है शेयर फॉरफीटेड का that will be deducted from paid up capital, that's right, अगर शेयर forfeited are not reissued, forfeit जो शेयर कैंसिल हुआ है अगर उसको हम रीइश्यू नहीं कर रहे हैं तो forfeited share account is deducted from the paid up capital, that means D is the correct one, तो A, D and E होगा आपका correct answer, that means 4 number is the correct one, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम वो अमाउंट होता है एक्सेस ऑफ नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज, तो ये करेक्ट है, सिक्योरिटीज प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा वैल्यू है ना, एक्सेस अमाउंट है ना, तो एक्सेस लिखा है ना उसी से आपको समझ आ जाना चाहिए ई भी होगा, तो ए डी सी डी एंड ई आर द करेक्ट, बट बी इज इनकरेक्ट, तो सी हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो जिसकी वजह से हमने इसको करेक्ट मार्क किया। नाउ नेक्स्ट नंबर 69 नंबर क्वेश्चन, 69 नंबर क्वेश्चन, what is the value of standard deviation of first 7 natural number, ठीक है,
तो ये वाला भी मैं आपको शॉर्ट्स दे दूंगी इसका करेक्ट आंसर 2 होगा। ठीक है, वैसे इसको मैं बता सकती हूँ अभी भी, लेकिन जगह देख लेते हैं। हाँ जगह है, चलो बता देती हूँ। फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बताना मुझे आपका। 1 2 3 4 5 6 7। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड आउट करना है? स्टैंडर्ड डेविएशन। करेक्ट है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम लेंगे मीन वैल्यू, दैट इज 1 2 3 4 5। एक मिनट थोड़ा कोई यूज करती हूँ, तो फिर जगह का फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स का आपको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहले मीन वैल्यू ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब x अपॉन बार कौन हो जाएगा? मिडिल, दैट इज 4 4 4 4 4 4 4 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब माइनस करना होता है इसके बाद वाला स्टेप, तो 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 -1 -2 एंड -3। अब क्या करेंगे? इसका स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर निकालेंगे। 3 3 9 4 1 0 1 4 एंड 9। ऐड करना इसको फिर है हमें, दैट इज 9 10 14, और 14 और 14 कितना होता है? दैट इज 28। यहाँ 28 लिखा। ठीक है, कितना आया वैल्यू हमारा? 28 वैल्यू आया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। दैट मीन्स हमें 7 का निकालने बोला था ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 28 by 7। 7 4 is the root over 4, that means 2 is the answer। 2 is the answer। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 2 is the answer। ठीक है, फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स। सबसे पहले मीन x अपॉन बार, फिर इसको माइनस करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वेरियस इक्वल्स टू 2। ठीक है, दैट मीन्स 2 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट नंबर क्या बोला गया है? मैच करना है थ्योरी को उसके ऑथर्स के नाम के साथ। तो ये तो बहुत बार पूछा है। एब्सोल्यूट एडवांटेज एडम स्मिथ, डी का 4, डी का 4, ये क्रॉस कर दिया, ये क्रॉस कर दिया। कंपैरेटिव, कंपैरेटिव हमेशा डेविड रिकार्डो, दैट मींस ए का 2 और यहाँ पे 3, दैट मींस ये होगा करेक्ट आंसर। तो 70 का करेक्ट आंसर फर्स्ट नंबर। ठीक है, यहाँ से देख लो कंपैरेटिव एडवांटेज, कॉस्ट, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, डेविड रिकार्डो, रिकार्डो ने ये कॉन्सेप्ट दिया है कंपैरेटिव एडवांटेज इन ट्रेड। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करें तो हार्वर्ड ने दिया है, हार्वर्ड ने डेवलप किया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉस्ट का कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल ट्रेड में। फैक्टर एंडाउनमेंट, ये तो आपने भी पढ़ा है, हेक्सर ओहली, तो ये हो गया यहाँ पे, तो एक ही बचा, दैट इज अपॉर्चुनिटी, दैट इज हार्वर्ड। ठीक है, अपॉर्चुनिटी एंडाउनमेंट, हेक्सर ओहली। फैक्टर एंडाउनमेंट, पैटर्न को एक्सप्लेन करते हैं, कंट्री एंड फैक्टर एंडाउनमेंट, दैट इज कैपिटल, लैंड, लेबर का। एब्सोल्यूट एडवांटेज एडम स्मिथ ने दिया है, इन्होंने एक्सप्लेन किया है कंट्रीज को अपना एडवांटेज, स्पेशलाइजिंग पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो ए का 2 हो जाएगा, दैट इज कंपैरेटिव एडवांटेज का डेविड रिकार्डो, बी का 3 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हार्वर्ड, फैक्टर एंडाउनमेंट हेक्सर ओइली, एब्सोल्यूट एडवांटेज एडम स्मिथ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज 1 नंबर। नाउ नेक्स्ट हो जाएगा आपका 71 नंबर। अरेंज करना है सेबी का टास्क, दैट इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का रेगुलेशन असेंडिंग ऑर्डर में ऑफ देयर इनैक्टमेंट। तो यहाँ से देख लेते हैं सेबी रेगुलेशन। सबसे पहले आईसीडीआर रेगुलेशन हुआ था 2009 में। ठीक है, नहीं एक मिनट, सबसे पहले तो ये है ना, बाय बैक ऑफ सिक्योरिटी लिस्टेड बाय कंपनी रेगुलेशन 1999। फिर हुआ आपका इंटरमीडियरीज वाला एक्ट, रेगुलेशन वाला एक्ट 2008। फिर 2009 में आईसीडीआर रेगुलेशन, इशू ऑफ कैपिटल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन 2009 में। एंड 14 में रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, 15 में डिस्क्लोजर ऑफ रेगुलेशन। ठीक है, दैट मीन्स करेक्ट आंसर होगा 1999 में बायबैक हुआ, 2008 में इंटरमीडियरीज, 2009 में आईसीडीआर, रियल स्टेट 2014 एंड लास्ट में आपका लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले क्या था? बायबैक आपका 1999, दैट मीन्स डी, डी एंड डी। उसके बाद क्या था? आईसीडीआर था ना, बी एंड ए, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट था, इंटरमीडिएट है ना, इंटरमीडिएट, यस इंटरमीडिएट 2008।
तो हो जाएगा ये सेकेंड नंबर, दैट मीन्स डी बी ए, फर्स्ट नंबर इज द करेक्ट वन। ठीक है, फर्स्ट नंबर। नाउ 72 नंबर, 72 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। तो यहाँ पर हम देखेंगे कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज में 2 to 1 का मैंने आपको थ्योरी पढ़ाया है। 2 to 1, देयर आर 2 कंट्रीज, 2 कमोडिटी एंड 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट मीन्स सी आएगा, ये क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, 72 नंबर है ना। ठीक है, अब जो भी हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ले रहे हैं सबका फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, ये भी सही है और ये भी सही है। क्या गलत है, अगर ये वाला सही है दैट मीन्स 2 to 1 का अगर फैक्टर सही है तो 2 to 2 का तो रॉन्ग हो जाएगा, दैट मीन्स बी रॉन्ग हो जाएगा। बी को हटाया, बी को यहाँ से भी हटाया, यहाँ से भी हटाया, हमें हमारा आंसर मिल गया ए सी डी। ठीक है, तो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज कहता है कि हमारा जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, सबका क्या होना चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट ये कहता है 2 to 1 का कॉन्सेप्ट, 2 कमोडिटी, 2 कंट्री एंड 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एंड लास्ट है कि देयर इज अ एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। कंट्रीज कैपिटल इंटेंसिव ओनली नहीं होना चाहिए, फैक्टर कहाँ गया, फैक्टर भी तो है, क्योंकि आपका ये पॉइंट ही कह रहा है कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। ठीक है, तो ई, एक मिनट, नॉट पूछा था ना, अच्छा हाँ नॉट। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, हो गया। अब हम आते हैं 73, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट ट्रू एज पर IRDA एक्ट 1999, प्राइवेट प्लेयर्स में एंटर होने के लिए। तो ये बिजनेस का है, मतलब बता रही हूँ यहाँ से। कंपैरेटिव एडवांटेज का है, डेविड रिकार्डो ने दिया है, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, टिपिकल असम्पशन रिकार्डो थ्योरी का है। 2 कंट्रीज, 2 कमोडिटीज, 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, मतलब 2 to 2 का कॉन्सेप्ट है, ये वाला नहीं है। मतलब अकॉर्डिंग टू रिकार्डो 2 to 2 का ही कॉन्सेप्ट है कि अगर 2 कंट्री है, 2 कमोडिटी है, तो 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी होना चाहिए, जिसकी वजह से ये आया है, क्योंकि हमें नॉट खोजना था, जिसकी वजह से ये सी आया है। ठीक है, 2 to 2 का ही कॉन्सेप्ट है, याद कर लो, रेक्टिफाई कर लो। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क जनरली 2 कंट्री, 2 गुड्स एंड 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट मीन्स लेबर या कैपिटल 2 ही होना चाहिए। 2 कंट्रीज, 2 कमोडिटीज एंड 1 फैक्टर, ये नहीं है असम्पशन आपका रिकार्डो का। ठीक है, जिसकी वजह से ये रॉन्ग है, 1 नहीं 2 होना चाहिए यहाँ पे भी, ये 1 की जगह पे। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड असम्पशन है, रिकार्डो मॉडल अज्यूम करता है, नो रिलेटेड। ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव इनकरेक्ट एज वेल। तो हो गया इसका करेक्ट आंसर। नाउ कितना नंबर अभी करे थे, ACD 73 नंबर ना, 73 नंबर IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी 1999, ये आपका पास किया गया, रेगुलेट, प्रमोट एंड इंश्योर करने के लिए इंश्योरेंस सेक्टर में ग्रोथ एंड लिबरलाइजेशन। IRDA, जिसको अब हम लोग IRDAI बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। इसका एम है पॉलिसी होल्डर का इंटरेस्ट और इंश्योरर को मदद करना, इंटरमीडियरीज को प्रॉपर तरीके से फेयर कंपटीशन हो सके। चेयरमैन 5 फुल टाइम है, 4 पार्ट टाइम होते हैं। और लाइसेंस, सेटिंग इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स, मॉनिटरिंग क्लेम सेटलमेंट, ये सब का ध्यान रखना। कंपनी जैसे कि HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, ये सब आपका कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करने में, बेटर ऑप्शंस प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। नाउ ऑप्शंस पे आते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं IRDA का, तो इसका मेन पर्पस क्या होना चाहिए, इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये इंश्योरेंस का टास्क है, तो कंपनी का मेन पर्पस होना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस लेकर के चलना, जनरल इंश्योरेंस या री इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस का काम तो करना ही पड़ेगा, तो ये तो सही है। हमें क्या खोजना है, फॉल्स खोजना है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, 100 करोड़ मिनिमम कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर लाइफ इंश्योरेंस, ये भी करेक्ट है एज पर IRDA। आपको मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 100 करोड़ ही चाहिए होगा, ये भी सही हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं 300 करोड़ फॉर मिनिमम कैपिटल, अगर ये 100 करोड़ सही हो गया है तो ये 300 करोड़ नहीं 200 करोड़ है। ठीक है, ये 300 करोड़ नहीं, कहा गया 300 करोड़ नहीं 200 करोड़ है, जिसका मतलब ये भी हमारा आंसर होगा। अब इंश्योरेंस कंपनी रिक्वायर टू इन्वेस्ट नॉट लेस देन 15% ऑफ फंड, ये भी सही है। ठीक है, दैट मीन्स रॉन्ग खोजना था, तो वो 300 नहीं होगी, वो कितना है 200 है। ठीक है, 200, 73 हो गया। 74 नंबर, AR और MR का रिलेशन खोजने को बोला, बिकॉज ऑफ IRDA मिनिमम पेड अप कैपिटल 200 नॉट 300। तो इन सिंपल वर्ड 100 करोड़ लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस के लिए होना चाहिए, 200 करोड़ री इंश्योरेंस के लिए, जो कि 300 दिया था, जिसकी वजह से वो रॉन्ग हो गया। तो
आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वही वाला, ठीक है, 74 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली, सारे का कंडीशंस यहाँ दे रखा है 74 का। तो 74 की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 नंबर, क्योंकि ओलिगोपोली में ना, ओलिगोपोली में आपका MR इक्वल्स टू MC नहीं होता है। देखो परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, जहां पर फॉर्म इज अ प्राइस टेकर, ठीक है, तो इसमें MR इक्वल्स टू MC होता है, AR इक्वल्स टू MR नहीं। क्या दिया है यहाँ पे? AR इक्वल्स टू MR नहीं होता है, MR इक्वल्स टू MC, ठीक है, MR इक्वल्स टू MC, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में। मोनोपोली की बात करें तो मोनोपोली में TR इक्वल्स टू MR नहीं होता है, TR इक्वल्स टू MR नहीं, MR इक्वल्स टू MC यहाँ भी होता है। मोनोपोलिस्टिक में भी MR इक्वल्स टू MC। ओलिगोपोली में, ठीक है, फॉर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट रीचेस टू इक्विलिब्रियम, MR इक्वल्स टू MC। सो यहाँ पर जो दिया है दिस इज ओनली करेक्ट, ठीक है, बाकी ये सब की जगह क्या होना चाहिए? MR इक्वल्स टू MC। तो बस ओलिगोपोली में आपका इक्विलिब्रियम कब होता है? व्हेन रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। कौन सा सिचुएशन में एडवर्स सिचुएशन आता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड मैंने क्या बताया था? इंपोर्ट इक्वल्स टू एक्सपोर्ट। तो एक होता है एडवर्स सिचुएशन, एक होता है फेवरेबल सिचुएशन, ठीक है। एडवर्स मतलब होता है नेगेटिव कंडीशन, जिसको हमें नहीं बेसिकली लाना चाहिए था, और ये एक गुड कंडीशन होता है। फेवरेबल मतलब एक पॉजिटिव कंडीशन होता है, ठीक है। तो जब हमारा इंपोर्ट ज्यादा है, मतलब हम बेच ज्यादा रहे, तो ये तो अच्छी बात है, नहीं सॉरी, एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट, हाँ, इंपोर्ट ज्यादा है। एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट मतलब होता है बेचना, भेजना, सेल करना, और इंपोर्ट मतलब क्या हो गया? बाय करना। तो हमारा इंपोर्ट ज्यादा है, ठीक है, एक्सपोर्ट से, तो ये तो ठीक नहीं है। एक्सपोर्ट ज्यादा है, ठीक है, ये अच्छा सिचुएशन है। एक्सपोर्ट इक्वल्स टू इंपोर्ट, ये भी ठीक है। एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे, ये भी ठीक है। मतलब 75 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 1, जहां पर हम ज्यादा खरीद रहे हैं, ठीक है। देखो कैसा कॉन्सेप्ट है, मान लो ये यूएस है, ये इंडिया है, ठीक है। इंडिया अगर यहाँ से कुछ भेज रही है तो क्या हुआ? एक्सपोर्ट हुआ, मतलब हम बेच ज्यादा रहे हैं और हम कमा रहे हैं। मतलब अगर हम कमाएंगे तो इंडिया का क्या होगा? डेवलप होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम मंगा ज्यादा रहे हैं और यहाँ से पैसा ज्यादा भेज रहे हैं और यहाँ से सामान ज्यादा मंगा रहे हैं, तो ये कौन सा सिचुएशन होगा? एडवर्स होगा, जहां पर क्या कर रहे हैं हम? इंपोर्ट ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं, और इंपोर्ट ज्यादा करने से क्या होता है? एडवर्स सिचुएशन होता है, ठीक है। एक्सपोर्ट मोर देन इक्वल फेवरेबल, एंड ये आपका इक्विलिब्रियम स्टेज होता है। एक्सपोर्ट ज्यादा है तो अच्छी बात है, फेवरेबल सिचुएशन, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये पहला क्वेश्चन का परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, MR इक्वल्स टू MC, क्योंकि फॉर्म प्राइस टेकर होता है। मोनोपोली MR इक्वल्स टू MC, क्योंकि MR फॉल्स फास्टर देन AR। मोनोपोलिस्टिक MR इक्वल्स टू MC। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट में ओलिगोपोली MR इक्वल्स टू MC, क्योंकि इंडिपेंडेंट एंड प्राइस फॉर पॉसिबल होता है। अब यहाँ देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड में, तो इंपोर्ट मोर देन एक्सपोर्ट, ये आपका एक एडवर्स सिचुएशन को शो करता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है, ठीक है। जब इंपोर्ट ज्यादा है तो ये एक एडवर्स सिचुएशन है, जिसको हम लोग ट्रेड डेफिसिट भी बोलते हैं। मतलब हम अब्रॉड से ज्यादा गुड्स मंगा रहे हैं और ज्यादा खरीद रहे हैं। एक्सपोर्ट ज्यादा है तो अच्छा सिचुएशन है, फेवरेबल सिचुएशन है। ट्रेड ज्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट इक्वल्स टू इंपोर्ट, दैट्स अ न्यूट्रल सिचुएशन। तो फाइनल करेक्ट आंसर कौन सा होगा एडवर्स सिचुएशन के लिए? जब हम इंपोर्ट ज्यादा करें। 76 नंबर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। तो आई बिलीव आपको ये वाला सेशन अभी तक में अच्छा लगा होगा। बाकी क्वेश्चंस जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आगे के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे कॉमर्स का। यहाँ पर आपको PDF वगैरह दे दी जाएगी, क्लासेस की अपडेट भी दी जाएगी, तो क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।